बताइए तो, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर है क्या? क्लियर है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लो। हो रही है। ठीक है, ओके। आज हमारा नया सिस्टम शुरू हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम। यहां पर मतलब समझ लेते हैं। एंडोक्राइन का मतलब क्या है? देखो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। ठीक, और सिस्टम तो सिस्टम है भाई। तो इनसाइड सिक्रेशन, इनसाइड मतलब कहां पे? ब्लड वेसल्स के अंदर। इनसाइड का मतलब यहां पर है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसका मतलब ये हो गया सिक्रेशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर के सिक्रेशन कि जितने हमारे बॉडी में सिस्टम है, जितने भी सीक्रेट करने वाले ग्लैंड्स हैं, वो सब एक साथ वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। देखना ध्यान से, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है बोलना पर? एंडोक्राइनोलॉजी, मैं अभी बोला हूं एंडो मतलब, बताओ जल्दी, इनसाइड। क्राइनो मतलब सिक्रीशन। लॉजी मतलब स्टडी। तो क्या हो गया? इनसाइड सिक्रेशन का स्टडी करना क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ इनसाइड सिक्रेशन। कहां पे सिक्रेशन बोलने पर? सिक्रेशन इन ब्लड वेसल्स, अभी बोला हूं मैं, सिक्रेशन इन ब्लड वेसल्स। किसका स्टडी करना? उन सभी केमिकल्स का और उन सभी ग्लैंड्स का जो ब्लड में सिक्रेशन से ताल्लुकात रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। ठीक, उन सब का स्टडी करना क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर है? तो एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ें उसके पहले हम दो ग्लैंड के बारे में जानते हैं। कितने ग्लैंड के बारे में जानते हैं? दो ग्लैंड के बारे में। क्योंकि ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं। देखो, टू टाइप्स से ग्लैंड होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखते रहना भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या? वह ग्लैंड जो अपनी केमिकल्स को, अपनी सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है, और यहां पर कोई एक ग्लैंड है, ये कोई एक ग्लैंड है। देखिएगा ध्यान से ना, ये ग्लैंड है।
ये अपनी केमिकल को यहां से निकाल रहा है और डायरेक्ट कहां छोड़ रहा है, देखिए तो ब्लड में। ठीक, फिर ब्लड के फ्लो के साथ साथ धीरे धीरे बहते बहते चला जाएगा भाई आगे, समझे ना। ये देखिए बहते बहते चला जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, सुन पा रहे हो कि नहीं। यस सर। तो जो डायरेक्ट अपनी सिक्रेशन को ब्लड वेसल में डाला, तो वो सिक्रेशन जो हुआ अभी हुआ है ब्लड में गया है, वो केमिकल कहलाता है हार्मोन्स। क्या कहलाता है, हार्मोन्स। और ये रिलीज करने वाला कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। और यहां पर क्या हुआ बोलने पर, सिक्रेशन। समझ में आया। यस सर। ये हो गया। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, देखिए देखना ध्यान से। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कभी भी अपना केमिकल ब्लड में सिक्रेट नहीं करता। ये ब्लड वेसल था, ये ब्लड वेसल था, ये ब्लड वेसल था। कोई ग्लैंड यदि, जैसे ग्लैंड बना, देखिए ये ग्लैंड, ये ग्लैंड कभी भी अपना केमिकल कहां रिलीज नहीं करेगा, ब्लड वेसल्स में, बल्कि ब्लड वेसल्स के अलावा कहीं और बॉडी के किसी और पार्ट पे रिलीज करेगा। ठीक, समझ में आया। बॉडी के किसी और ट्यूब में अपना केमिकल को रिलीज करेगा। बॉडी का कोई सा भी ट्यूब हो सकता है वो, जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं। ये देखिए, ये ब्लड वेसल नहीं है, कोई दूसरा ट्यूब है भाई, इसको समझें आप। ठीक, कोई भी हो सकता है वो ट्यूब बॉडी के अंदर का, लेकिन क्या नहीं हो सकता वो, ब्लड वेसल नहीं हो सकता। बिल्कुल, अदर देन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अलावा कोई भी हो सकता है। तो जब भी ये ग्लैंड अपना केमिकल रिलीज करेगा, तो याद रखना हमेशा एक ट्यूब के द्वारा जुड़ा होगा। इसमें एक डक्ट पाया जाएगा, डक्ट देखो, ये देखो। तो अपनी केमिकल को कहां से रिलीज करेगा भैया, ये ग्लैंड से रिलीज करेगा। कहां पे, किसी ट्यूब के अंदर, ल्यूमेन में। ल्यूमेन मतलब खाली जगह होता है, कैविटी होता है। ठीक, देख लीजिए, ये अपनी केमिकल को यहां से रिलीज कर रहा है, ये यहां पर ले आए। ठीक, तो यहां पर क्या मिलेगा, डक्ट मिलेगा, इसको याद रखना, ये डक्ट। ब्लड वेसल के अलावा कोई भी हो सकता है। तो ये सिक्रेट करने वाला कहलाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ब्लड वेसल नहीं हो सकता, बस याद रखना, ब्लड वेसल के अलावा कोई भी चीज हो सकता है। जैसे बॉडी के बाहर भी हो सकता है ये सिक्रेशन, जैसे हमारा पसीना निकलता है, हमारे सीबम ऑयल निकलते हैं, तेल निकलता है स्किन के ऊपर में, ऑयल ऑयल जैसा। क्या पसीना निकल के ब्लड में जाता है, कि बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर आ जाता है, स्किन के ऊपर स्किन आ के जाता ऊपर। है। जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गया, दूध ग्रंथि, जो दूध निकलता है क्या ब्लड में जाता है वो तो बॉडी के बाहर आ जाता है। समझ में आया ना। तो ये सब क्या नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है सर। बिल्कुल, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अलावा कहीं भी यदि अपने केमिकल को सिक्रेट कर रहा है, तो क्या हो सकता है वो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कभी नहीं हो सकता वो, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। अदर देन ब्लड वेसल, इसको याद रखना।
जरूरी नहीं कि वो ट्यूब ही हो, बाहर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर। ठीक, तो बताइए दोनों में अंतर बता दीजिए मुझे, मैं अंतर लिख दूं। सबसे पहला कि ये अपने केमिकल का सिक्रेशन कहाँ करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ ब्लड करते हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड के में। अंदर। ठीक, लिख रहा हूं, द ग्लैंड that secrete their chemical in डायरेक्ट ना, इन सीधा कहते रहो ब्लड वेसल। हो गया, ये वाला बताइए क्या होगा, द ग्लैंड that secrete their chemical कहाँ पे, any part of body but not in blood वेसल। समझ में आया, बॉडी के किसी भी पार्ट में निकाल सकता है लेकिन ब्लड वेसल में नहीं निकालेगा। समझ में आया। एंडोक्राइन यस ग्लैंड सर। की बात करो, एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट दिख रहा है क्या, बताओ मुझे, केमिकल को निकलने के लिए कोई ट्यूब या डक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, तो डक्टलेस ग्लैंड होता है, इट इज डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसा था ग्लैंड, जो ग्लैंड है ग्लैंड विद डक्ट, समझ में आया ना, ग्लैंड विद डक्ट, डक्ट पाया जाएगा इसमें, इसको याद रखना। इसमें जो सीक्रेट होता है केमिकल हार्मोन्स होते हैं, सीक्रेटेड केमिकल इज ऑलवेज क्या होंगे, हार्मोन्स, निकलने वाले केमिकल हमेशा क्या होंगे, हार्मोन्स। यहां पर क्या होगा, सर एंजाइम्स भी आ सकते हैं उसमें। बिल्कुल कोई भी हो सकता लेकिन हार्मोन नहीं हो सकता। सीक्रेटेड केमिकल कैन नॉट बी हार्मोन्स, हार्मोन नहीं हो सकते, बट इट कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइम हो सकता है वो, ऑयल, स्वीट। फेरोमोन्स हो सकते हैं, ठीक, एक्सक्रेटरी मटेरियल हो सकते हैं जैसे हमारे पसीने हो गए, एक्सक्रेटरी मटेरियल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है जैसे मिल्क हो गया, समझे ना, दिख रहा है नीचे कि नहीं नहीं, दिख रहा है, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं। लेकिन मेरे स्क्रीन में दिख रहा है। मोबाइल को सीधा करके देखो एक बार, किसी को दिख रहा है क्या, किसी को नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरा जगह लिख दे रहा हूं, इसको मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक, क्या क्या हो सकता है बोला मैं, एंजाइम, फेरोमोन्स और न्यूट्रिशन
और एक्सक्रेटरी मटेरियल, ठीक, और भी कोई फैक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। इतना समझ जाओगे ना? यस सर। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में अंतर, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल क्या क्या भाई, एग्जाम्पल एक्सोक्राइन क्या बता दीजिए, एंडोक्राइन तो पूरा पढ़ने वाले हम लोग। सकता है सर, लीवर, एग्जाम्पल बता पैंक्रियास। दीजिए। नहीं, मैं बोला एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल बताओ। एक्सोक्राइन का? स्वेट ग्लैंड, यस सर। पसीने की ग्रंथि, सर सीबेसियस सीबम। ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ठीक है ना? यस सर। हमारी जो मेबोमियन ग्लैंड है, आंख वाला ग्लैंड जहां से आंसू निकलता है, ठीक, लेक्राइमल ग्लैंड उसी में जुड़ा होता है, लेक्राइमल ग्लैंड। बहुत सारे ग्लैंड है ना हमारे, ठीक। जैसे यस। पेनक्रियास है, पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। यस सर। सर हमारे लीवर में कान में कौन? पाए जाते हैं, कान में पाए जाते हैं सेरुमिनस ग्लैंड, इसको लिख दे रहा हूं मैं, सेरुमिनस ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड आंख वाला है, ये सब ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन है। और एंडोक्राइन की एग्जांपल मत पूछो, वही तो हम पढ़ने वाले हैं अभी 10-15 दिन। एग्जांपल मैनी ग्लैंड है ना, पढ़ने वाले हैं इसको हम, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ। ठीक, देखो इसका केमिकल ब्लड वेसल में नहीं जा रहा है, उसके अलावा कहीं भी जा सकता है। तो हमारा टारगेट क्या है बोलने पर, हमारा टारगेट है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं, बस 2 चार्ट है कि एंडोक्राइनोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया, कोई बता पाएंगे? साइंटिस्ट का नाम क्या है? आर्नोल्ड बर्थोल्ड, ठीक। साइंटिस्ट का नाम क्या है? आर्नोल्ड बर्थोल्ड। ये सब ना सेट एग्जाम में पूछने का चांस रहता है, नेट में तो ज्यादातर ये सब नहीं पूछता है, इसलिए सेट के हिसाब से आप तैयारी रखेंगे इसको। आर्नोल्ड को थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख दूं, आर्नोल्ड बर्थोल्ड, ठीक। कब दिया? 1849 के आसपास। उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था ना एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर, ये आर है ना भाई, है ना, इसके आधे घंटे, ठीक। उन्होंने जो काम किया था एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर, क्या किया था, ये जैसे चूहे उग रहे हैं ना, उनका क्या गोनट निकल के, इसका गोनट निकल के उसमें डालो, उसका टेस्टिस निकल के इसमें डालो, उसका ओवरी निकल के इसमें, गोनट का उन्होंने क्या किया था, ट्रांसप्लांट किया था और अपना एक्सपेरिमेंट की शुरुआत किया था। तो एंडोक्राइनोलॉजी को जन्म देने वाला, एंडोक्राइनोलॉजी शब्द को जन्म देने वाला, बर्थ करने वाला बर्थोल्ड, ऐसे याद रखना आप, ठीक है ना? एंडोक्राइनोलॉजी का बर्थ किसने करवाया बोलने पर, बर्थोल्ड ने, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। गोनट का एक्सचेंज करके उन्होंने टेस्ट किया था, हमको उसके पीछे नहीं जाना है। अगला, एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइनोलॉजी, किसने एंडोक्राइन के फंक्शन का शुरुआत किया और एंडोक्राइनोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया? वो कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया शुरू में? तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले थे निकोला पेंडे, नाम क्या था, याद रखना, निकोला पेंडे,
ये 1909 के आसपास। ठीक। फिर जो कंप्लीट रूप से किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, उसकी डेफिशिएंसी के बारे में, उसके डिसऑर्डर के बारे में पूरी दुनिया को बताया, मैं बोला वह पहला इंसान जिसने किसी एंडोक्राइन ग्लैंड की अनियमितता के बारे में, उसकी डिसऑर्डर के बारे में, उससे होने वाली बीमारी के बारे में पूरी दुनिया के सामने उसका फंक्शन समझाया, उसकी दुनिया के सामने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे होता है इसमें, वो थे थॉमस एडिसन, और उनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला गया। ठीक है ना, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने, थॉमस एडिसन ने ना, यस सर। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन ने पूरी दुनिया में एक डिजीज बताया, और डिजीज का नाम क्या था? एडिसन डिजीज। समझ में आया ना? क्या डिस्कवर किया इन्होंने जिससे इनको पापा जी बोला गया एंडोक्राइनोलॉजी का? डिस्कवर एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज। क्या किया बोलने पर उन्होंने? डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से निकलता है एल्डोस्टेरॉन। डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन का डेफिशिएंसी को बताया, उससे होने से क्या क्या शरीर में दिक्कतें आती हैं उनको बताया, और उस डिजीज का नाम दिया एडिसन डिजीज। डिजीज का नाम क्या दिया? एडिसन डिजीज। और पूरी दुनिया का सबसे पहली बार इन्होंने बताया था, इसे उनको एंडोक्राइनोलॉजी के पापा जी बोला गया, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, ये तो पूरे वर्ल्ड में हो गया। इंडिया में सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर जिन्होंने काम किया, जो सर्जिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। सर्जिकल मतलब क्या बता पाएंगे क्या होता है? सर्जरी। बता पाएंगे कोई? ने वाला से कुछ। हाँ, जो किसी ऑर्गन को काट रहा है ना, रिमूव कर रहा है, ट्रांसप्लांट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ये सर्जिकल कहलाता है। ठीक, तो उनका नाम था, जो इंडिया में जिन्होंने ये काम को बढ़ावा दिया, शुरुआत किया इस काम का, उनका नाम था शिवापथम विट्ठल। तमिल के हैं, शिवापथम विट्ठल। ये सर्जिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। क्या थे बोलने पर? सर्जिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। कुछ समझ में आया? जिन्होंने पहली बार एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर अध्ययन किया, स्टडी किया, और हमारे इंडिया में एंडोक्राइनोलॉजी को समझाया, बताया, आगे बढ़ाया, वो थे शिवापतम विट्ठल। देखो, ये मदर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी मतलब पूरी दुनिया में जिस लेडीज ने एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर काम किया, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, अब तक तो जेंट्स की बात कर रहा था मैं, लेडीज ने जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई अच्छे से, उनको मदर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला गया। रोजेलिन ससमैन येलो, उनका नाम क्या है?
रोजेलिन, सस्मेनियलो। तो ये इनको नोबेल प्राइज मिला था भाई 1977 में, है ना। मैं इसको लिख दूं, मेडिसिन के क्षेत्र में मिलता है ना नोबेल प्राइज 1977 में। इंडिया के लिए फिर मदर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी अभी कोई स्पेशली नहीं बनाया गया है ना। तो इतना नाम याद हो जाएगा आपको। हो जाएगा। ठीक ठीक है, फिर मैं तो एक बार सेव करता हूँ। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होते हैं और कौन कौन होते हैं, जिनको हमको पढ़ना भी है। ये हमारे बॉडी का आउटलाइन डायग्राम दिखाया गया है। देखिए कि हमारे बॉडी सामने से कैसे दिखेगा। यदि हमारा शरीर सामने है और हमने सिर को मोड़ दिया है अपने राइट साइड की ओर, तो सामने वाला व्यक्ति हमको जब देख रहा होगा तो हम ऐसे दिखेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, देखते रहे ना भाई। अब सबसे ऊपर में पाया जाता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस। क्या पाया जाता है भाई? हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस है। उसके नीचे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पाई जाती है बोला मैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दो ग्लैंड तो वहीं पर हो गए, सबसे ऊपर में हाइपोथैलेमस और उसके नीचे में क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया? ये ब्रेन के पोर्शन पे हो गया। हाइपोथैलेमस और ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जहां पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलते हैं ना, उसके आसपास, उस जॉइंट्स के आसपास एक बहुत छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, बीच में लिखना है इसको। छोटा सा, बहुत छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसको पेनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड हो गए। यहां पर देखिए, मैं केवल दोनों जहां मिलते हैं यहां पर इस आसपास बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है। नाम क्या है उसका? बिल्कुल, पेनियल ग्लैंड। पेनियल ग्लैंड। ठीक, ये हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम अपने गर्दन के आसपास के एरिया में। गर्दन के आसपास के एरिया में यदि हम आएंगे तो हम यहाँ पर इस पोर्शन पे पाएंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से ग्लैंड दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, रुकिए। ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक, गर्दन के यहाँ पर ऐसे ग्लैंड दिखेगा, ऐसे कहते हैं। ये कहलाता है थायराइड ग्लैंड। नाम तो सुने होंगे आप लोग। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, ये कहलाता है थायराइड ग्लैंड। आप लोग सुन पा रहे हो क्या? यस सर। थायराइड ग्लैंड के अंदर की तरफ छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती है। अंदर की तरफ मतलब पीछे तरफ। यहाँ पर अभी ऐसे बना दे रहा हूँ समझाने के लिए।
उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। वो थायराइड के अंदर की तरफ होता है। अभी मैं उसको ज्यादा डील नहीं कर रहा हूं, है ना, बाद में बात करेंगे, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद नीचे पाई जाती है, उसके बाद उसके आसपास पाई जाती है, यहां पर कहीं पर, ऐसे समझ लेना आप, ये 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 थाइमस ग्लैंड। क्या है ये? थाइमस ग्लैंड। ठीक, थाइमस ग्लैंड। अब जब मैं नीचे आता हूं तो मुझे मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो तो पूरा यहां से रहता है, ऐसे करके, है ना, पूरा यहां से ऐसे रहता है, लेकिन मैं ऊपर नहीं बना रहा हूं, नीचे बना रहा हूं जितना जरूरत था। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इधर मुझे मिलेगा लंग्स। ठीक, इधर क्या मिलेगा बोलने पर? लंग्स मिलेगा। ये देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा बना दो मैं, ऐसे, ये लंग्स। ठीक, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रेकिया हो गया भाई, ये ब्रोंकस हो गया। चलिए, तो लंग्स भी एक प्रकार क्या क्या है? ग्लैंड है। याद रखना, लंग्स भी एक प्रकार का ग्लैंड है। ठीक, उसी के आसपास पाया जाता है क्या? हार्ट। यहां पर पाया जाता है हार्ट, ये दिख रहा है ना हार्ट? यस। ये हार्ट। हार्ट भी एक प्रकार का क्या है? ग्लैंड है। लिखते रहो भाई। हार्ट भी एक प्रकार का ग्लैंड है। उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करो, बहुत कम बना रहा है एलिमेंट्री कैनाल। देखो, ये स्टमक हो गया, ये ड्यूडेनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इधर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा ये पूरा। और इधर क्या मिलेगा बोलने पर? इधर पेनक्रियास मिलेगा। पेनक्रियास हो गया। और इधर क्या मिलेगा बोलने पर? लीवर। ये लीवर, देखते रहो। ये सब अपने आप में एक एक ग्लैंड है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड होता है, याद रखना। चलिए भाई, देखिए ये क्या है बोलने पर? स्टमक। ये क्या है बोलने पर? लीवर। ठीक, ये क्या है बोलने पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है बोलने पर? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, देखिए तो ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक साथ क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये तीनों ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि देखो तो? हो रहा है। हो रही है हो सर। रहा है। ठीक,
और देखिए यहां पर रेड कलर से बनाया हूं, ये पेनक्रियाज। ये ट्रैक्ट में नहीं आएगा ना, ट्रैक्ट मतलब ट्यूब होता है ना, ये ट्यूब थोड़ी है, ये है पेनक्रियाज। चलिए, उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हम बात करेंगे यहां पर ये बताइए क्या है, बताओ तो। किडनी। किडनी। बिल्कुल किडनी है। किडनी के ऊपर में टोपी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसे। ये अब मैं इसको इधर बना दे रहा हूं। ये किडनी कहलाती है। किडनी को हम और किस नाम से जानते हैं भाई? रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। रीनल ग्लैंड, समझ में आया? क्योंकि किडनी को रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो उसके ऊपर जो होगा, ऊपर मतलब सुप्रा, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से जानेंगे ऊपर वाले को, ठीक, जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हो आप। एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हो। देखो भाई, ये एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। और चूंकि रीनल ग्लैंड के ऊपर में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हो? सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्लियर है? यस सर। और यदि हम एब्डमन भाग पर आते हैं, पेट भाग के थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, तो हमको मिलता है मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। मैं यहां बना रहा हूं, देखिए तो ऐसे बना रहा हूं। ये टेस्टिस से मान लीजिए, इन मेल ये मिलेगा, और यदि फीमेल है तो अलग मिलेगा। तो मैं दोनों में से एक एक बना दे रहा हूं अभी समझाने के लिए, है ना। ये मत सोचना कि एक टेस्टिस और एक ओवरी होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों में से कोई एक, समझे ना। ये ओवरी। डायग्राम तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हर कोई तो एमएससी कर ही चुके हो लगभग, बीएससी तो पढ़े ही हो। तो मेल में टेस्टिस और इन फीमेल में क्या मिलेगा? ओवरी। फीमेल में क्या मिलेगा? ये ओवरी। और मेल में क्या मिलेगा? टेस्टिस। दोनों को आप एक साथ मिला के गोनाड बोलते हो। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ओवरी एक प्रकार का क्या है? गोनाड है। और टेस्टिस भी एक प्रकार का क्या बोलने पर? गोनाड है। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए भाई, तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि मैं स्पेशल अलग अलग कलर से बनाया हूं। अगर ध्यान दे पा रहे होंगे तो कुछ को मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं और कुछ को रेड कलर से बनाया हूं। तो जो रेड कलर से बनाया हूं, हमको उनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो मुख्य ग्लैंड हैं लगभग लगभग। इसमें से मैं एक को बस हाईलाइट कर दे रहा हूं, किडनी को। देखो किडनी को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं बस, ठीक। तो अब बाकी देखो, जितना किडनी को छोड़ दो अभी, अब बाकी देखो जितना भी लाल कलर से बनाया हो ना, वो ओरिजिनली ग्लैंड के रूप में ही काम करने वाले थे। ओरिजिनली ग्लैंड के रूप में ही काम करने के लिए बने हुए हैं। तो ये मेन ग्लैंड्स हो जाएंगे।
समझ में आया? बाकी जितना मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं, नाम लिखा हूं, नाम को देखो आप, बाकी जितना ग्रीन कलर से नाम लिखा हूं उनका ओरिजिनल फंक्शन कुछ और है, लेकिन साथ ही साथ वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना लाल कलर से बनाया हूं वो ओरिजिनली एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ही डेवलप हुए हैं। जितना लाल कलर से बनाया हूं उनकी बात कर रहा हूं। जितना ग्रीन कलर से बनाया हूं वो ओरिजिनली कुछ और काम के लिए बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी अपना भूमिका निभाते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक। और किडनी भी कुछ अलग काम के लिए बना हुआ है। किडनी का काम एक्सक्रेशन का है, किडनी का काम एक्सक्रेशन का है, लेकिन साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। मैं इसको हाईलाइट कर दिया। किडनी का काम, ओरिजिनल काम किसकी तरह नहीं है, ग्लैंड की तरह ओरिजिनल काम नहीं है। ओरिजिनल काम क्या है? एक्सक्रेशन करना, यूरिया को फिल्ट्रेट करके बॉडी से बाहर निकालना, लेकिन साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। याद रखना। तो इसीलिए मैं इसको मेन ग्लैंड में नहीं डालूंगा, समझे कि नहीं? क्योंकि मेन काम उसका एक्सक्रेशन करना है, बाकी साइड काम और भी है। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक। अब मैं ग्लैंड को दो भाग में बांटता हूं, एक तो मेन ग्लैंड्स और दूसरा अदर ग्लैंड्स। अब किडनी को मैं अदर में डाल दूंगा क्योंकि मेन ग्लैंड नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मैं 3 भाग में बांट रहा हूं। मेन ग्लैंड की बात कर रहा हूं सबसे पहले। मैं ये मेन ग्लैंड को मैं शो करना चाहता हूं। चलिए यहां पर लिख रहा हूं मैं मेन ग्लैंड। दिख पा रहा है मेन ग्लैंड लिखा हूं? चलिए मेन ग्लैंड में क्या क्या देखिए तो, इधर मैं लिखूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होंगे। पहले कॉलम में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या आ जाएंगे। दूसरे, उस ग्लैंड से कौन से नेचर के हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन एंड नेचर। ठीक, नेचर्स ऑफ हार्मोन कह रहा हूं। कहां से निकलने वाले हार्मोन के नेचर क्या है, हार्मोन के साथ साथ लिख दूंगा मैं उसको। और वो हार्मोन काम कहां करते हैं, टारगेट ऑर्गन क्या है, या फंक्शन क्या करते हैं वो, मैं एक साथ लिखूंगा। क्लियर है? यस। चलिए सबसे पहला क्या देखा तो ऊपर में हाइपोथैलेमस। तो मैं सबसे पहला ग्लैंड क्या चुन रहा हूं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो निकलता है हार्मोन ना, सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? पेप्टाइड नेचर के होते हैं। और वहां से खासकर रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक, कौन से हार्मोन होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स। और 2 ठो इनहिबिटरी हार्मोन भी होते हैं। एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ये क्या होते हैं भाई, मैं आगे बताऊंगा। कि रिलीजिंग हार्मोन का मतलब, जब यह हार्मोन आता है किसी दूसरे ऑर्गन पे जाता है तो वहां फिर रिलीज करवाता है, इसे रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन मतलब जब यह हार्मोन आता है किसी ग्लैंड पे जाता है तो वहां रोकता है रिलीज होने से, तो इनहिबिटरी हार्मोन। समझ में आया? तो हाइपोथैलेमस से जब भी हार्मोन निकलता है वो एंट्रे पिट्यूटरी पे ही काम करता है अधिकतर। समझ में आया ना? तो टारगेट ऑर्गन क्या हो जाएगा?
एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है पहला वाला? हाँ या ना? सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। चलिए पहला पूरा किया हमने, दूसरे की बात कर रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्यतः दो लोब हैं दिखने में, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। याद रखना, दो लोब होते, मैं यहां कर दे रहा हूं। एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब। एंटेरियर लोब से जितना भी हार्मोन निकलते हैं सारे के सारे पेप्टाइड नेचर के होते हैं। पेप्टाइड समझते किसको बोलते हो? जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक, और जिनकी यस सर। संख्या लगभग 100 अमीनो एसिड से कम होती है वो पेप्टाइड कहलाते हैं, और 100 से ज्यादा है तो प्रोटीन नेचर के कहलाते हैं। ठीक, पेप्टाइड नेचर के जी होते हैं। सर। उसमें से कुछ होते हैं मॉडिफाइड पेप्टाइड, मैं यहां कर दे रहा हूं, मॉडिफाइड पेप्टाइड, या मैं बोलूं इसको ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड कौन कौन है बोलने पर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं कौन कौन है मॉडिफाइड पेप्टाइड या ग्लाइकोपेप्टाइड, जो बोलो एक ही है इसका मतलब। कौन कौन है बोलने पर मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं। LH हार्मोन, FSH हार्मोन एंड TSH हार्मोन। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन मॉडिफाई हो जाते हैं, बनने के बाद ना थोड़ा बदल जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। ये ग्लाइकोपेप्टाइड है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है इसमें, तो ग्लाइकोपेप्टाइड हो गई। ठीक, इनका टारगेट ऑर्गन क्या बोलने पर बहुत सारे होते हैं यहाँ पर हार्मोन भाई, 6-7 सर। प्रकार के हार्मोन होते हैं, तो इसलिए वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी लिख दे रहा हूं, वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्योंकि मैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब एक एक का पढ़ लेंगे हम लोग, जो हो गया। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से भी पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जो कि नैनो पेप्टाइड होता है। यहां से हो गया, यहां से क्या निकलेगा? नैनो पेप्टाइड। नैनो पेप्टाइड का मतलब जो 9 अमीनो एसिड का बना होता है उसको नैनो पेप्टाइड बोलते हैं। अगर हार्मोन की बात करूं क्या क्या बोलने पर, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन। एंड वेसोप्रेसिन। ठीक, इनका काम क्या होता है, इनका वर्क कहां पे होता है बोलने पर, स्मूथ मसल्स में और किडनी में। मैं आगे बात करूंगा, है ना। स्मूथ मसल्स एंड किडनी, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ऊपर वाले के लिए ये हो गया, नीचे वाले के लिए ये हो गया। तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है इतना? यस सर। दो हो गया हमारा पूरा। अगला बात करते, देखिए डायग्राम को, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से हमको दो प्रकार की हार्मोन मिलेंगी। एक मुख्यतः जो हार्मोन, मेन हार्मोन है वो थायरक्सिन हार्मोन है, वो एमाइन नेचर का होता है। ठीक, कौन सा हार्मोन? थायरक्सिन। कौन से नेचर का? एमाइन। एमाइन नेचर क्या है बोलने पर, ये एक ही अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड का आधा समझ लीजिए, लगभग लगभग 1.5 अमीनो एसिड का मिलकर बना होता है ये। हम बात करेंगे आगे, एमाइंस नेचर के होते हैं। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। समझ में आया ना?
यस सर। ये कहाँ काम करता है बोलने पर? ये काम करता है हमारे बॉडी के ऑल सेल्स में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इसका काम है। मेटाबॉलिज्म ऑन ऑल बॉडी सेल्स, मेटाबॉलिज्म इन ऑल बॉडी सेल्स। दूसरा हार्मोन और निकलता है वहां से, कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि पेप्टाइड नेचर का होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सा नेचर का? पेप्टाइड नेचर। पहले नेचर लिख रहा हूं ना मैं। पेप्टाइड नेचर का होता है, नाम है कैल्सिटोनिन। क्या करता है बोलने पर? ये कैल्शियम होमियोस्टेसिस करता है, या कैल्शियम आयन का बैलेंस करता है बॉडी में, ब्लड में। ठीक, कैल्शियम आयन होमियोस्टेसिस इन ब्लड। ब्लड में कैल्शियम को कितना रहने देना है, कितना नहीं रहने देना है, इस चीज को डिसाइड करता है। ऐसे ही बोलते बोलते बोल दे रहा हूं कि यदि ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है ना, तो उस कैल्शियम आयन को ट्रांसफर कर देता है, बोन में जमा कर देता है, डिपॉजिट। तो बोन में क्या कर रहा है बोलने पर? कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, बोन में कैल्शियम जमा करता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, ब्लड से निकाल के बोन में जमा करता है, इसका काम है। समझ में आया? चलिए, सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस हाँ ठीक, बोलते रहना, बोलते यस रहना। रिकॉर्डिंग चेक करो। हो रहा है। सर। हो रहा है। थायराइड ग्लैंड के अगल बगल में देखो तो 4 ठो, संख्या में 4 ठो पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहा है, देखो दिखा? चलिए, लिख रहा हूं मैं, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से भी एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है बोलने पर? कैल्सिटोनिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता था? बढ़े हुए कैल्शियम आयन को, ब्लड में जो बढ़ गया था, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया था, उसको उठा के बोन में डाल दिया था। ये क्या करता है? जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है, बोन से उठा के ब्लड में डाल देता है, उल्टा कर देता है। तो ये भी क्या कर रहा है? कैल्शियम का होमियोस्टेसिस। साथ ही साथ फॉस्फेट का भी करता है ना। तो ब्लड, रुको, ब्लड कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन होमियोस्टेसिस। ये हो गया। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद कौन सा ग्लैंड बताइए तो? थायराइड, पैराथायराइड हो गया, उसके बाद जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। थाइमस पेनक्रियास। ग्लैंड। थाइमस नहीं, थाइमस नहीं, मैं बोला मैं मेन ग्लैंड बोला बताऊंगा। मेन ग्लैंड होगा। स्पीकर बंद करो तो। मेन ग्लैंड की बात कर रहा हूं, लाल कलर में जो लिखा है पेनक्रियास। अगला नंबर पे हमारा है पेनक्रियास। भाई पेनक्रियास में, पेनक्रियास दोनों प्रकार का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। हम उसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात करना है हमको। तो एंडोक्राइन फंक्शन में
वहां से 4 प्रकार के हार्मोन निकलती हैं और सभी के सभी पेप्टाइड नेचर के हैं। सभी के सभी कौन से नेचर के हैं? पेप्टाइड नेचर के। क्या क्या हार्मोन निकलते हैं देख लो, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, बताइए तो। ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक, तो सब पेप्टाइड नेचर के हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं पेप्टाइड नेचर के। क्या क्या बोलने पर मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या हार्मोन है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब मोटा मोटी एक साथ समझ लीजिए इनका काम क्या है। इनका काम एक साथ मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ये सब का मिला के काम। ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, समझ में आया इतना? यस सर। यस करके भेजेंगे बाकी। सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? सर दिव्यानी। दिव्यानी बोल रहे हैं। सर बोलो। पैराथायराइड जो हार्मोन है उसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं क्या? क्या हार्मोन? कॉलिप्स हार्मोन। पैराथ हार्मोन को बोलते होंगे, हाँ। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। पता नहीं, जी मैं कुछ सर। नहीं बोल सकता है ना, जब मैंने नहीं जान पाऊंगा, कंफर्म नहीं बता पाऊंगा तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, है ना। जी वो सर। बोलते होंगे, देखो कई सारे नाम, कई सारे साइंटिस्ट अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन जो फेमस नाम है हमको उस नाम को याद रखना है। मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, है ना। जी सर। चलिए आगे बढ़े आप। आगे बढ़े आप। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं, पहला कितना हो गया? 5 हो गया। छठवां नंबर यहाँ पर देख लो, पेनक्रियास तक आ गए थे, उसके बाद कौन सा ग्लैंड बताएं? सर ओवरी एंड टेस्टिस अलग अलग है। नहीं, एड्रिनल ग्लैंड देखो, ओ सॉरी, यस एड्रीनल। ये दिख रहा है ना, यस सर, ये तो यस है। सर। अगली बार में हम आएंगे एड्रिनल ग्लैंड पे। देखो जी, ऊपर वाला सेम वही है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, लिख दे रहे हैं एक बार। एंडोक्राइन ग्लैंड, और यहाँ पे क्या था? नेचर्स ऑफ हार्मोन। टारगेट आर्गन या फिर फंक्शन, ये था। नंबरिंग क्या होगा? छठवां नंबर होगा, और ग्लैंड क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। नंबर होगा छठवां, ग्लैंड होगा एड्रिनल ग्लैंड। ये इसको किस नाम से जानते हो? सुप्रारिनल ग्लैंड, सुप्रारिनल ग्लैंड। देखिए, एड्रिनल ग्लैंड हम जब आगे स्टडी करेंगे, इसके 2 भाग होते हैं। जिस प्रकार से खरबूजा के 2 भाग होते हैं ना, अंदर एक लाल वाला हिस्सा दिखता है और बाहर में एक व्हाइट वाला, सफेद वाला, जो नहीं पका होता है, सेम ऐसे एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग होंगे। अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हो, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हो। तो चलो सबसे पहले मैं बाहर से देखता हूँ।
पहला वाला क्या बोल दूंगा मैं, कॉर्टेक्स। बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। एक कर देना, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की 3 परत होती हैं भाई, यही कर देना हूँ। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा, फिर जोना रेटिकुलेरिस। ठीक, ये कॉर्टेक्स भाग हो गया। अंदर में मेडुला भाग होता है, मेडुला भाग होता है। चलिए कॉर्टेक्स भाग तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से, जोना फेसिकुलेटा से, जोना रेटिकुलेरिस से जो हार्मोन निकलते हैं, तीनों की तीनों जगह से निकलने वाले हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होती है। कौन से नेचर के होती हैं, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं। देखो स्टेरॉइड नेचर किसको बोलते हो, यहाँ से भी स्टेरॉइड नेचर का होता है, ये भी स्टेरॉइड नेचर का होता है, ये भी स्टेरॉइड नेचर का। बताओ किसको बोलते हैं स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन, वह हार्मोन जिसका सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होता है, वह हार्मोन जिसका सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होता है, वो स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन कहलाता है। ठीक, इस हार्मोन का नाम क्या है बोलने पर, जो ना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाले हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। ठीक, और जो ना फेसिकुलेटा से निकलने वाले का नाम है कार्टिसोल, और यहां से निकलने वाले का नाम है, एक तो टेस्टोस्टेरोन है, दूसरा एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। देखो जी, चूंकि एल्डोस्टेरॉन का जो काम होता है ना, वो हमारे बॉडी में क्या काम करेगा, मिनरल को बैलेंस करता है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। बात सुन पा रहे हैं, आयन का यस होम्योस्टेसिस सर। करता है। ठीक, देखिएगा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ऐसे, इसका काम क्या है बोलने पर, आयन होम्योस्टेसिस एंड, इसका काम है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। किसको बढ़ाना, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की मात्रा, एंड ब्लड प्रेशर। मैं कर दे रहा हूँ, ये कर रहे हैं ऐसा, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को क्या करना, दोनों को इंक्रीज करना। और साथ में आयन, आयन में कौन सा आयन, खासकर सोडियम आयन, इसको याद रखना है ना, इसको मेंटेन करना। ये हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आयन को मेंटेन करता है। तो आयन एक प्रकार का मिनरल है, इसलिए उसको बोलते हैं मिनरलो कॉर्टिकोइड हार्मोन। क्या बोलते हैं इसलिए इस हार्मोन को, मिनरलो कॉर्टिकोइड हार्मोन। लेफ्ट हो गए क्या? बताइए तो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड क्लियर है क्या, बताएं कोई। यस सर। चलिए, मैं ये बता रहा था कि हमारे बॉडी में सोडियम आयन को मेंटेन करने वाला एल्डोस्टेरॉन है, और सोडियम आयन को मैं मिनरल बोल सकता हूँ, मिनरल, इसलिए हार्मोन का नाम मिनरलो कॉर्टिकोइड भी कहते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं आगे और बताऊंगा, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, है ना। अभी बात करते हैं आगे हम, कार्टिसोल। कार्टिसोल का काम क्या है बोलने पर, ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस करता है। किसका,
ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ग्लूकोज को मेंटेन करता है, हम पढ़ेंगे आगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। रिकॉर्डिंग देखते रहना आप लोग ना। ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं फिर बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तीसरा टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं। किसका डेवलपमेंट करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट। सुन पा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना, कोई तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ सर। रिकॉर्डिंग चेक करो। हो रही है सर। ठीक, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं। किसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हमारे बॉडी में टेस्टिस और ओवरी वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, कि टेस्टिस है तो मेल बनेगा, ओवरी है तो फीमेल बनेगी, तो ये है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसके अलावा जो बनता है, जैसे मेल में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल में एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, फीमेल में दाढ़ी मूंछ का ना होना, मेल में दाढ़ी मूंछ का होना, मेल के आवाज का मोटा होना, फीमेल के कमर का चौड़ा होना, समझ रहे हो ना, मेल का मस्कुलाइज्ड होना, थोड़ा ताकतवर होना, मेल का हाइट बढ़ना, ये सब कैरेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल का आवाज मोटा होता है, फीमेल का आवाज पतला होता है, समझ रहे हो कि नहीं। ये जब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, हम बाहर से देख के जिस अंदाजा से बोल पाते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, वही तो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को तो देख नहीं पाओगे ना, बॉडी के अंदर होता है, टेस्टिस है कि ओवरी है, बाहर से देख के जो बता पाओगे आप वो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर है। यस। चलिए, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है इसलिए उसको हम बोलते हैं सेक्सोकॉर्टिकोइड हार्मोन, सेक्सोकॉर्टिकोइड्स। तो एल्डोस्टेरोन को मिनरल कॉर्टिकोइड बोला, कार्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकोइड बोला, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को सेक्सोकॉर्टिकोइड बोला। क्लियर है, ये सब स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। अब आती है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से क्या निकलता है भाई, देख लो। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से जो निकलता है हार्मोन, वो हार्मोन होता है कैटेकोलामाइन नेचर का। कौन से नेचर का, कैटेकोलामाइन नेचर का। ये भी अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक, एक आध अमीनो एसिड में इधर उधर हम कुछ कुछ जगह चेंज करेंगे, पोजीशन बदलेंगे और हार्मोन बनाएंगे, कैटेकोलामाइन नेचर के होते। ये हार्मोन दो होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्या हार्मोन होते हैं भाई, ये दो हार्मोन है। एपिनेफ्रिन, सुन पा रहे हो कि नहीं। हाँ सर, सुन पा रही यस सर। हाँ, एपिनेफ्रिन और बताओ, नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन। उनको उनको और किस नाम से जानते हो, बता दो मुझे कोई जल्दी सर बोलो। इमरजेंसी हार्मोन। और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को और किस नाम से जानते हो। तो एपिनेफ्रिन को आप एड्रिनलिन भी बोलते हो और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हो इन हार्मोन को। ये हमेशा इमरजेंसी में ही निकलते हैं भाई। कब निकलते हैं बोला मैं, इमरजेंसी में निकलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में निकलते हैं। ठीक, यस। ड्यूरिंग
इमरजेंसी कंडीशन हम सब पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। जब आप डरते हो, लड़ते हो, भागते हो, है ना, उस समय ये सब हार्मोन, ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको एक साथ आप कैटेकोलामाइन बोल रहे हो, या एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन, या इन तीनों को, दोनों को एक साथ ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जानते हो, फियर फ्लाइट फाइट, ठीक है ना, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हो। ये हम पढ़ेंगे, सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन, देख लो। उसके बाद क्या बच गया बताओ? गोनाड, गोनाड है ना। अगला हमारे पास है 7वां नंबर, गोनाड। भाई गोनाड में दो केस आएंगे हमारे पास। पहला केस इन मेल, मेल में क्या होगा? टेस्टिस, ठीक। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलेगा कौन से नेचर का होगा? स्टेरॉइड नेचर का होगा। हार्मोन क्या होते हैं बोलने पर? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, या उसी को बोलते हो एंड्रोजन। ये काम क्या करता है बोलने पर? सेम चीज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाएगा एंड प्रमोट, और किसको प्रमोट करेगा बोलने पर? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाएगा मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो मेल में हो गया। फीमेल की अगर बात करूं तो इन फीमेल में क्या मिलेगा बताओ? कौन सा गोनाड मिलेगा? ओवरी। ओवरी। ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन। स्टेरॉइड। बताइए भाई, क्या क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यस सर। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों क्या करेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करेंगे। किसमें? फीमेल में। फीमेल्स में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल एंड किसको प्रमोट करेंगे बताइए? oogenesis। प्रमोट oogenesis, देखते रहना, oogenesis होगा। उसके बाद भाई यदि प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होने के बाद जब बच्चा पैदा होगा तो पार्चुरेशन, समझ रहे हो ना, पार्चुरेशन को भी मेंटेन करेंगे। बच्चा पैदा होने के बाद क्या करेगा जी? दूध पिएगा, लैक्टेशन। लैक्टेशन। तो ये सब काम को मेंटेन करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। समझ में आया? ये हो गए हमारे मेन ग्लैंड। कितना होना था मेन ग्लैंड, है ना। याद रखना, टेस्टिस संख्या में 2 होंगे और ओवरी में संख्या में 2 होंगे। याद रखना, 2 संख्या में, या तो 2 टेस्टिस होंगे या तो 2 ओवरी होंगे, दोनों में से कोई एक ही प्रकार का उसमें गोनड होगा। एक टेस्टिस एक ओवरी मत सोचना भाई, ठीक है। चलिए, समझ में आया तो यस करके भेजा फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कौन सा ग्लैंड देखा अभी तक?
मेन ग्लैंड देखा कि नहीं। अब अदर ग्लैंड देखते हैं। अब देखते हैं अदर ग्लैंड। अदर ग्लैंड में क्या, मेन ग्लैंड के अलावा, मतलब वे ग्लैंड जिनका काम मुख्यतः ग्लैंड के रूप में, जिनका निर्माण नहीं हुआ है, वो कुछ और काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्लैंड की तरह भी अपनी भूमिका निभाते हैं। मेन काम ग्लैंड की तरह भूमिका निभाना नहीं है। जैसे हार्ट है, हार्ट का क्या काम है भाई, मेन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन करना, साथ साथ थोड़ा सा ग्लैंड की तरह काम कर लेता है। लंग्स रेस्पिरेशन करना, किडनी एक्सक्रेशन करना, स्टमक डाइजेशन करना। समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन ये लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा किसकी तरह काम करते हैं, ग्लैंड की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अदर ग्लैंड है। यहां पर नेचर्स ऑफ हार्मोन, इधर टारगेट ऑर्गन या फिर फंक्शन। रिकॉर्डिंग देखते रहना आप लोग। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। देखो तो ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर में पिनियन ग्लैंड। हाँ जी, पीनियल पिनियल ग्लैंड। ग्लैंड ना। पिनियल बिल्कुल ग्लैंड। ठीक। तो सबसे पहले पिनियल ग्लैंड की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारे पास है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से जो निकलता है ना, वो नेचर होता है एसिड एमाइड का नेचर होता है, एसिड एमाइड नेचर। हम इसका भी पढ़ेंगे सिंथेसिस आगे, है ना। एसिड एमाइड हार्मोन क्या है बोलने पर, मिलेटोनिन। हार्मोन का नाम क्या है, मिलेटोनिन हार्मोन। क्या काम करता है बोलने पर कोई बता पाएंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, या उसको सर्केडियन रिदम बोलते हो। सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब क्या हुआ कि दिन और रात मिला के जो 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के समय अंतराल में हमारे बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है, वो निश्चित समय में निश्चित प्रकार के कार्य को करता है। जैसे दिन होते ही हम जाग जाते हैं, सुबह होते ही, शाम होते ही, रात होते ही सो जाते हैं। तो दिन में जागना, रात में सोना, ये जो काम चल रहा है ना, ये सर्केडियन रिदम कहलाता है। 24 घंटे के अंतराल में जो हमारे बॉडी अपने आप जाग जाता है, अपने आप उसको नींद आती है, सो जाता है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये कहलाता है सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे बॉडी में एक ऐसा क्लॉक है, एक ऐसा घड़ी है, जो हमारे शरीर को निश्चित समय में निश्चित काम करवाता है, और वो बार बार रिपीट होता है। तो पिनियल ग्लैंड थोड़ा बहुत उस काम को करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ू। हम सब पढ़ेंगे सभी ग्लैंड के बारे में, बिल्कुल चिंता ना करें। मैं सभी ग्लैंड का एक साथ क्या बता रहा हूं, अभी इंडेक्स बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है हमको। अगला बता दे भाई, कौन सा ग्लैंड, देखो यहां देख के बात करते हैं। थाइमस ग्लैंड। बिल्कुल, थाइमस ग्लैंड। दूसरा नंबर हमारा है थाइमस ग्लैंड। याद रखना, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है, वो सभी के सभी पेप्टाइड नेचर के हार्मोन है। और मुख्यतः 3 हार्मोन निकलते हैं पेप्टाइड नेचर के। क्या क्या बोलने पर याद रखना, पहला थाइमोसिन, पहला थाइमोसिन, और दूसरा थाइमोपोएटिन, और तीसरा हमारे पास है थाइम्यूलिन।
ये सब कौन से नेचर के हो गए? तीनों के तीनों पेप्टाइड नेचर के। और इन तीनों का काम है टी सेल का मैच्योरेशन कराना। टी सेल मैच्योरेशन। टी सेल और बी सेल नाम सुने होंगे इम्यूनोलॉजी में, जो पढ़े होंगे। टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। तो उस बी सेल तो बोन मैरो में मैच्योरेशन होता है, टी सेल थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए ये तीनों हार्मोन टी सेल को मैच्योर कराते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो। यस सर। चलिए अगला देखिए। तीसरे नंबर की बात करता हूं मैं। आप लोग देख के बात करो, तीसरा ग्लैंड कौन सा का बताओ तो। थाइमस के बाद क्या आ गया? लंग्स। बिल्कुल, लंग्स। देखिए ऐसे तो लंग्स कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता है, लेकिन जब हम भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं, हम खुद एम्ब्रियोनिक अवस्था में रहते हैं, फीटस अवस्था में रहते हैं। फीटस मतलब बच्चे बन के रहते हैं, माँ के पेट के अंदर जब हम खेल रहे होते हैं, हमारे अंदर लंग्स बन चुका होता है, लंग्स डेवलप हो चुका होता है, लेकिन अभी भी हम मदर की गर्भाशय में, यूटेरस में, तब हमारे लंग्स में उस समय कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन निकल रहा होता है, जो बाद में कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। देख लो, हम पढ़े थे यहाँ पर, देखो तो थायराइड ग्लैंड से, देखो ये दिख रहा है ना। तो ये हार्मोन पहले कहां से निकल रहा था? हमारी लंग से। हम जब पैदा नहीं हुए थे ना, और माँ के पेट के मतलब पेट में हम जब खेल रहे थे, गर्भाशय में थे, यूट्रस में थे, जब हम खेल रहे थे, हमारा जब लंग बन चुका था, तो उस लंग से क्या निकल रहा था? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक, बाद में नहीं निकलता कोई हार्मोन, है ना। और कैल्सिटोनिन कौन से नेचर के भाई? पेप्टाइड। हार्मोन का नाम क्या है बोलने पर? कैल्सिटोनिन। इन कहां पे? फिटल लंग। फिटल लंग। फिटल मतलब होता है डेवलप हो गया बच्चा, जो अभी गर्भाशय के अंदर खिल रहा है। ठीक है ना। क्या करता था ये बताओ तो? उस बच्चे के हड्डियों को बनाता होगा वो। माँ जो कैल्शियम लेती होगी, मदर के शरीर में जो कैल्शियम जाएगा, वो कैल्शियम प्लेसेंटा से होते हुए ट्रांसफर होते हुए बच्चे तक पहुंचेगा। फिर बच्चे का ये कैल्सिटोनिन हार्मोन उस कैल्शियम को बच्चे के हड्डी बनाने में लगा देता होगा। तब तो बच्चे का हड्डी बनेगा ना भाई। नहीं तो माँ के पेट के अंदर बच्चे का हड्डी कैसे बनेगा? कैल्शियम तो जाएगा ना, तब तो बनेगा। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। कैल्सिफिकेशन ऑफ फिटल बोन कर दे रहा हूं, समझ जाओगे। बच्चे का बोन डेवलप होता है। अगला बता दे क्या है? हार्ट। हार्ट। बिल्कुल, अगला हमारे पास है हार्ट। हार्ट, ध्यान से देखिएगा। हार्ट से बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रकार का पेप्टाइड नेचर का हार्मोन निकलता है, हम पढ़ेंगे इसको। उसका नाम है ANP, या उसको ANF के नाम से भी जानते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक, नाम लिख दे रहा हूं मैं, देखिए एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड बोलो या फैक्टर बोलो। ठीक, ये हो गया। ये हार्मोन निकलता है।
ये क्या करता है बोलने पर, जब हमारा कभी बीपी बढ़ जाता है ना, हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर से कहीं हमारा नस ना फट जाए, हमारे आर्टरी वेन न फट जाए, इसलिए बीपी को क्या करता है, ये कम करता है। समझ में आया? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। सुन पा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ या ना सर। यस बोलो। सर, सुन पा रहे हैं। रिकॉर्डिंग देखो। हो रहा है सर। ठीक, 5वां नंबर पे बात कर रहा हूं मैं। बताओ, ये तो है ना, अगला देखो तो। हार्ट के बाद क्या है? लीवर ही तो है। बताओ अगला क्या है? लीवर। ठीक, तो मुझे बता दें लीवर से क्या निकलेगा? कोई बता पाएंगे? तो तो मुख्यतः बाइल से 3 रिलीज प्रकार के। होता है। हाँ जी, कुछ बोले क्या? नो सर। देखो, इंसुलिन जैसे कुछ फैक्टर निकलते हैं, ग्रोथ फैक्टर, उनको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक, ये सब पेप्टाइड नेचर के होंगे। 3 तो स्पेशल निकलेंगे अभी, तीनों के तीनों पेप्टाइड नेचर के होंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए। पेप्टाइड क्या होगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या काम करेगा? ग्रोथ सिग्नल फॉर एवरी सेल। प्रत्येक सेल के लिए ग्रोथ सिग्नल देगा ये, मतलब अगर ये जाएगा तो सेल ग्रोथ करेगा। अगला, एंजियोटेंसिनोजन। एक मिनट रुको, ये भी पेप्टाइड नेचर का है। ये लगभग 450 अमीनो एसिड का बना होता है। हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। पहले नेचर लिख रहे हैं ना, इसलिए नेचर लिख रहा हूँ। पेप्टाइड नेचर का क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। किसी भी हार्मोन या एंजाइम के पीछे, नाम के पीछे आखिरी में यदि ओजन जुड़ा है, सफिक्स बोलते हैं उसको, जो पीछे जुड़ता है, ओजन जुड़ा हो, तो वो इनएक्टिव फॉर्म को शो करता है। या किसी नाम के पहले में प्रीफिक्स, प्रो जुड़ा हो। सफिक्स मतलब प्रत्यय, और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है हिंदी में। यदि किसी शब्द के पीछे ओजन जुड़ा हो तो इनएक्टिव है, या किसी शब्द के आगे प्रो जुड़ा हो तो भी इनएक्टिव है। जैसे प्रोरेनिन, प्रो इंसुलिन, वो सब इनएक्टिव है। जैसे एंजियोटेंसिनोजन, ओजन, ये भी इनएक्टिव है। समझ में आ गया ना? लेकिन ये जाके लंग्स में ना, ये ब्लड में जाकर एक्टिव हो जाता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स में चला जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है। हम पढ़ेंगे आगे इसको। और तब जाके ये काम करता है। काम क्या करता है बोले? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्या करता है बोलने पर? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। याद हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। हम कैसे बढ़ाता है पढ़ेंगे आगे। और तीसरा नंबर का जो स्पेशल प्रकार का एक हार्मोन निकलता है, वो है थ्रोम्बोपोएटिन। वो भी पेप्टाइड नेचर का होता है। थ्रोम्बोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन का काम एक ही है। क्या काम करना? प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन, जितना हो सके प्लेटलेट बनाता है। प्लेटलेट जानते हो ना, हमारे ब्लड में घूमते रहता है, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। क्या काम करता है बोलने पर? प्लेटलेट। प्लेटलेट्स प्रोडक्शन।
प्लेटलेट को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हो, याद रखना। प्लेटलेट को किस नाम से जानते हो, ये लिख दो। थ्रोम्बोसाइट प्रोडक्शन। चलिए, इतना यदि समझ में आया तो यस करके भेजिए। ठीक है, चलिए मुझे एक चीज बताएं, अगला क्या बचा फिर बताइए। देख के बात करो। आपकी आवाज कट रही है भाई, क्या मेरी आवाज भी ऐसे कटती है? सर नहीं कर रही आपकी आवाज। अच्छा, So next is gastrointestinal tract. हाँ जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। बिल्कुल एक साथ बोला करो ना इसको। ये पूरा एक साथ में लिख रहा हूँ, अलग अलग से नहीं लिखूंगा। ये अलग अलग मैं आपको बता चुका हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़िएगा। ठीक, मैं एक साथ बात कर रहा हूँ। चलिए, इधर एंडोक्राइन ग्लैंड है, इधर नेचर ऑफ हार्मोन है, और इधर टारगेट ऑर्गन या फंक्शन है। नंबरिंग बात करें तो कौन सा छठवां नंबर होगा ना, छठवां नंबर। ये क्या है बोलने पर देखो तो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक भी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा। उन सब से क्या निकलता मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, और सब के सब पेप्टाइड नेचर के होंगे। कौन से नेचर के होंगे? पेप्टाइड नेचर के। ठीक, पेप्टाइड नेचर के क्या क्या होंगे मैं यहाँ पर एक साथ कर दे रहा हूँ, देखिए तो। गैस्ट्रीन हार्मोन सुने होंगे आप, सब बताया हूं मैं, कहाँ बताया हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा। गैस्ट्रीन मैंने बताया, एंट्रोगैस्ट्रीन मैंने बताया था, सिक्रेटीन, सब बताया, सबका काम भी बता चुका हूँ। ठीक, मैंने बताया था सिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, मैंने बताया था आपको पेनक्रियोजाइमिन, मैंने बताया था एंट्रोक्राइनिन, मैंने बताया था आपको विलिकाइनिन, और इन सब का एक साथ काम बताया था, फंक्शन, कि इन सब का काम एक साथ मैं लिख दे रहा हूँ, कि एक साथ बता रहा हूँ उनका फंक्शन। क्या करते हैं बोलने पर, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंटेस्टाइन को, स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर जो विलाई होती है इनको मूवमेंट, मोटिलिटी कराते हैं। ये सब मिला के वही काम है एक साथ, पढ़ना आप जगह वहां पर। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, डाइजेशन,
एक मिनट, डाइजेशन, मैं क्या बोला, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, इंटेस्टाइन को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, स्टमक इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करना तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अंदर जो विलाई होते हैं माइक्रो विलाई होते हैं उनको मोटाइल बनाना, मूवमेंट कराना तो मोटिलिटी, ये सब बता चुका हूं मैं। ये ये फंक्शन हो गया, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। अगला क्या बचा बताइए इसमें लास्ट। किडनी। 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 चलिए अब मैं आता हूँ किडनी पर। किडनी, किडनी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है तो रेनिन, याद रखना मैं रेनिन नहीं बोल रहा हूं, रेनिन बोलता ये एंजाइम है जो स्टमक से निकलता है, ये मैं रेनिन बोल रहा हूं, रेनिन और रेनिन अंतर है। आर ई डबल एन आई एन एंजाइम है ये, और आर ई एन आई एन हार्मोन है ये। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? यस सर। तो रेनिन जो लिखा हूं रेनिन, ये जब भी, ये कौन से नेचर के आप बोलने पर, ये पेप्टाइड नेचर के, मैं लिख दे रहा हूं पहले तो। पेप्टाइड नेचर का है, नाम क्या बोलने पर, रेनिन। क्या करेगा ये बोलने पर, इसका काम है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। हम पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। क्लियर है? एक हार्मोन और निकलता है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन फिर वही कौन से नेचर का, पेप्टाइड नेचर का, यहाँ कह रहा हूँ। क्या करता है बोलने पर, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बोलो, या उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। समझ में आया ना? तो ये हो गए हमारे, इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये हो गए हमारे मेन ग्लैंड और अदर ग्लैंड, मेन ग्लैंड और अदर ग्लैंड। इनके अलावा दो ग्लैंड ऐसे हैं जो हमारे लिए हमेशा तो नहीं रहते, जब जरूरत पड़ती है तब बनते हैं, अपने समय पर बनते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं, फिर बनते हैं। उनको बोलते हैं, क्योंकि निश्चित सीजन में बनते हैं इसलिए उनको बोलते हो सीजनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं उनको, सुन पा रहे हो कि नहीं? सीजनल ग्लैंड। बताओ तो, क्या क्या है बताओ तो। बोल पाओगे कोई? चलो, आपका भी तो बॉडी है, आप अपने बॉडी में महसूस करो क्या है वो ग्लैंड, सीजनल ग्लैंड क्या क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ग्लैंड क्या है, सर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? हाँ बोलो, कौन सा ग्लैंड है जो सीजनल है एंडोक्राइन ग्लैंड में? इधर नेचर सब हार्मोन। हाँ बोलो, कोई बोल रहे थे कुछ?
कोई बोल रहे थे ना, टारगेट ऑर्गन या फंक्शन। देखो भाई, सबसे पहला सीनल ग्लैंड है कार्पस ल्यूटियम, नाम सुने हो कभी? यस सर। यस सर। सर कार्पस प्लेसेंटा ल्यूटियम, आ जाएगा क्या इसमें? बिल्कुल। सबसे पहला कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, फीमेल में बनता है केवल ये, कि जब फीमेल का ओव्यूलेशन होता है, हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसको हम शॉर्टकट में एमसी के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें ओवा निकलता है, जो ओवा फर्टिलाइज नहीं रहता है ना, वो ओवा निकल जाता है। तो ओवा कहां से आया होगा, ओवरी से आया होगा ना। तो जब यस सर। ओवरी से ओवा निकला होगा, तो ओवरी का वो जगह खाली पड़ा होगा कि नहीं, वो फॉलिकल खाली पड़ जाएगा ना, जहां से निकला होगा ये। यस सर। तो उसी को बोलते हो कार्पस ल्यूटियम। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, देखिए, ओवरी होगा, ओवरी में ये फॉलिकल होगा, फॉलिकल के अंदर ये ओवा था। मैं बोला कि ये ओवा यहां से निकल गया, तो ये अंदर खाली रह गया कि नहीं, आप देखो। भाई सब पढ़ा चुका मैं, सेकेंडरी वो साइड था, निकल गया ना ओव्यूलेशन द्वारा। कौन सा प्रोसेस हुआ, ओव्यूलेशन। तो ये फॉलिकल, ये जो फॉलिकल अभी ओवा निकाला है, फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल कहलाता है, कहलाता है ये ग्रेफियन फॉलिकल। पढ़ा करो ना पुराना क्लास को। तो ये जो दूसरा वाला रह गया खाली वाला एरिया, ये यही कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। तो बताइए, ये हर महीने में एक बार तो बनेगा बस, अब ओवा निकलेगा, समझे कि नहीं? हमेशा तो बॉडी में नहीं रहेगा ना भाई, हर महीने में एक समय पर बनेगा। कब बनेगा, जब ओवा निकलेगा तब बनेगा कार्पस ल्यूटियम, बाकी समय नहीं बनेगा। तो कार्पस ल्यूटियम से क्या हार्मोन निकलता है बोलने पर, बता दो कोई, समझ जाओ। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों निकलता है, याद रखना। लेकिन याद रखना, एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा ज्यादा निकलता है। समझ में आया? कौन ज्यादा निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन। ज्यादा निकलता है। और कौन से नेचर के हार्मोन है ये, स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। स्टेरॉइड नेचर के। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों निकलते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा ज्यादा निकलता है। और ये रेशो रहता है ना, अगर ऐसा है तो प्रेगनेंसी टिकती है 9 महीने तक। अगर ये उल्टा कर दो, एस्ट्रोजन को ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन कम कर दो, तो प्रेगनेंसी बीच में अबॉर्ट हो जाती है, जिसको अबॉर्शन बोलते हो आप। बच्चा खराब हो जाता है ना बीच में ही, खत्म हो जाता है वो। क्यों होता है, क्योंकि उस ये बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है पूरे 9 महीने तक, तो किसको बढ़ा के रखना पड़ेगा हमेशा, प्रोजेस्टेरॉन को। और प्रोजेस्टेरॉन को कौन बढ़ा के रखता है बोलने पर, कार्पस ल्यूटियम। इसलिए 9 महीने तक बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होता है, ग्रोथ करता है। 9 महीने जब आखिरी आखिरी हो रहा होगा ना, उस समय इसकी लेवल कम हो जाएगी, इसकी लेवल बढ़ जाएगी ऐसे, एस्ट्रोजन की। और एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ते ही बच्चा बाहर आ जाता है, क्योंकि यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन करके ना बच्चा को बाहर निकाल देता है एस्ट्रोजन। ये रिसेप्टर बनाता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का। तो ऑक्सीटोसिन आता है, बाइंड होता है, बच्चा बाहर, जिसको बोलते हैं बर्थ, पार्चुरेशन, डिलीवरी। समझ में आया ना? तो अगर बच्चे को अंदर रखना है तो कौन रखेगा इसमें से, एस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ गई तो बच्चा बाहर आ जाएगा, चाहे वो परिपक्व हुआ हो, मैच्योर हुआ हो कि ना हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता है। एस्ट्रोजन बढ़ गई मतलब बच्चा बाहर आ जाएगा, पैदा हो जाएगा वो। इसलिए देखना, तो कभी कभी क्या होता है, प्रिकोशियस पार्चुरेशन हो जाती है, समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है 7वां 6वां 7वां महीने में। क्यों होता है भाई अचानक ऐसे, क्योंकि उस समय किसकी लेवल बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन की लेवल।
जब बच्चा पैदा हो जाता है। और याद रखना एस्ट्रोजन की तो लेवल तभी बढ़ेगी ना जब ये खत्म हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा बताओ तो? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम खत्म होते ही ना ग्रेफियन फॉलिकल अपना काम करना लगते हैं। भाई ग्रेफियन फॉलिकल भरे हैं हमारे फीमेल के ओवरी के अंदर, कोई एक ग्रेफियन फॉलिकल नहीं होता, मिलियंस की संख्या में होते हैं। और ग्रेफियन फॉलिकल हमेशा एस्ट्रोजन को ज्यादा निकालते, याद रखना। प्रोजेस्टेरॉन को क्या करते हैं? कम निकालते हैं। जबकि कार्पस ल्यूटियम क्या करता है बोला मैं? एस्ट्रोजन कम निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा निकालता है। बताइए 6वां महीने में यदि कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ ग्रेफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन ज्यादा निकाल देगा, बच्चा तो ऐसे पैदा हो जाएगा 6वें-7वें महीने में। समझे ना? तो कार्पस ल्यूटियम का काम क्या हुआ? एक लाइन में क्या बोलूं, उसको मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी। समझ में आया ना? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। जैसे जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम तब तक खत्म हो जाता है। ठीक? अगला अगला दिव्यानी बोल रही थी, बताओ क्या बोल रहे थे? बहुत बढ़िया बोल रहे थे, बताओ अगला क्या था? प्लेसेंटा। बिल्कुल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब है कि ये अपने केमिकल को ब्लड में छोड़ते होंगे डायरेक्ट। प्लेसेंटा। ठीक? प्लेसेंटा क्या है बोलने पर? ये मदर और बच्चे के बीच में जो पाई जाती है टिश्यू, वो टिश्यू है जिससे कॉर्ड जुड़ा होता है। नाल बोलते हैं ना, बच्चे का नाल बोलते हो, नाल जुड़ा होता है, वो प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है ना? भाई बच्चा ऐसा है, माँ का गर्भाशय ऐसा है, यहाँ पर इतना बड़ा टिश्यू का मास होता है, ये प्लेसेंटा है, और इसमें बर्थ कैनाल होता है ऐसे। ठीक? समझे कि नहीं? यस सर। ठीक। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यूट्रस ऐसे होता है ना, ऐसे, ये यहाँ पर बच्चा डेवलप हो रहा है, देखो ये बच्चा है, और मदर का टिश्यू यहाँ पर है, तो ये मदर का टिश्यू है, तो यहाँ पर जो मोटा सा मांस टिश्यू होगा ना, ये प्लेसेंटा है। और यहाँ पर जो नाल जुड़ा होता है, नाल, बच्चे का नाल, जिसको कॉर्ड बोलते हो, कॉर्ड, ये कॉर्ड कभी कभी बच्चे के गले में फंस भी जाता है। ये प्लेसेंटा का ही एक पार्ट है जो लंबी ट्यूब बनाती है, भोजन को ट्रांसफर करती है। ठीक है ना? कुछ स्ट्रेट नेचर के हार्मोन निकलते हैं, नेचर लिख दे रहा हूँ। स्ट्रेट नेचर के हार्मोन क्या क्या है पर आप देखो तो हो रहा है कि नहीं? यस सर, अभी हो रहा है। यस सर, अभी। ठीक। मैं बोला प्लेसेंटा से जो निकलता है हार्मोन, स्ट्रेट नेचर का हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, और क्या मेंटेन करता है बोलने पर? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। उसके अलावा पेप्टाइड नेचर के हार्मोन भी निकलते हैं, क्या क्या बोलने पर? पेप्टाइड नेचर के क्या क्या बोलने पर? रिलैक्सिन, और दूसरा हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक? देख लीजिए रिलैक्सिन क्या करता है बोलने पर? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस समय पैदा होते समय रास्ता को खोलता है,
जिस रास्ते से बाहर निकलता है, बर्थ कैनाल होता है ना, गर्भाशय से बाहर का रास्ता, उस रास्ता को चौड़ा करता है जिससे बच्चा बाहर आता है, उस रास्ता को स्मूथ बनाता है, रिलैक्स करता है, इसलिए इसका नाम रिलैक्सिन है। ये पेप्टाइड नेचर का है। तो किसको प्रमोट कर रहा है? पार्चुरेशन को, बच्चे पैदा होने की प्रोसेस को, समझे ना? प्रमोट पार्चुरेशन, ठीक। ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या है बोलने पर? जब बच्चा बन जाता है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है भाई, जब मेल का स्पर्म जाता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में और वहां पर ओवा को फर्टिलाइज कर देता है, तो जो जैगोट बनता है, जैगोट आके फ्यूज होता है गर्भाशय के अंदर। यहां कर रहा हूं, देखो तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना? जी सर। ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक। तो जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, देखो यहाँ पर स्पर्म और यहाँ पर ओवा फर्टिलाइज हुआ फैलोपियन ट्यूब में, देखो यहाँ पर जैसे फर्टिलाइज हुआ तो ये अब जैगोट बन गया, जैगोट बन के आएगा धीरे धीरे, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? इम्प्लांट। जैसे ही धंस जाता है ना, जैसे इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होते ही यहां से ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। कौन सा हार्मोन? HCGH, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। मतलब इम्प्लांट होते ही ये हार्मोन बन जाता है। तो उस महिला की, उस लेडीज के ब्लड में ये हार्मोन तो मिलेगा ना। प्रेग्नेंट होते ही ये हार्मोन बनता है। तो इसलिए जब भी किसी महिला के यूरिन को आप टेस्ट करते हो, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो इस हार्मोन को देखते हैं ये हार्मोन है कि नहीं है। समझ में आया ना? ये हार्मोन है, इसका मतलब वो लेडीज प्रेग्नेंट हो चुकी है। भाई प्रेगनेंसी किट आती है कि नहीं टेस्ट करने के लिए, उसमें जब आप टेस्ट करते हो, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस महिला के ब्लड में क्या है? ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। भाई ब्लड में है तो यूरिन में कैसे आया भाई? ब्लड में है, काम वाम करने के बाद किडनी से उसको फिल्ट्रेट कर दिए होंगे ना, काम खत्म होने के बाद, फिर यूरिन के रास्ते से बाहर आया होगा वो, तब आपके किट में मिला। इसका मतलब यूरिन से फिल्ट्रेट होकर आया था, इसका मतलब ब्लड में था। ब्लड में क्यों था? क्योंकि उसको कौन निकाला था? ये जो अभी जैगोट इम्प्लांट हुआ था ना, जो ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं उसको आप, ये जो इम्प्लांट हुआ था इसके कोरियन ने निकाला था। बाहर में कोरियन की लेयर पाई जाती है, तो कोरियन ने निकाला था, इसलिए उसको बोला गया कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक। यहां से ये HCGH निकलता है, काम क्या करता है बोलने पर? ओवरी के पास जाता है और ओवरी को दूसरा ओवा निकालने से रोकते रहता है, क्योंकि दोबारा दूसरा ओवा निकल जाएगा तो अगला बच्चा भी हो सकता है। देखो एक बच्चा भी गर्भाशय में पल रहा है, बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, फिर दूसरा भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर इधर से मेल का स्पर्म गया तो दूसरा बच्चा भी बन जाएगा। एक बच्चा ऑलरेडी है, फिर एक दूसरा बन जाएगा कुछ दिन बाद। तो वैसा ना हो इसीलिए ये ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ओवरी में जाता है, गोनेड में जाता है, और दूसरा ओवा निकलने को रोकते रहता है। तक मां के गर्भाशय में है तो उस लेडीज के, उस मदर के मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी तब तक, क्योंकि अगला ओवा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि रोकने वाला कौन है? ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कहां से निकलता है? बच्चे के कोरियन से। कब बनेगा? जब बच्चा एंडोमेट्रियम में धंसता ही वो बन जाएगा, वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है ये पता करना है तो कौन सा हार्मोन को टेस्ट करते हैं? बोलो जल्दी। HCGH ह्यूमन। तो महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है पता करने के लिए ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को चेक करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यदि मिल गया तो जो महिला है, वो लेडीज है, वो प्रेग्नेंट है। मतलब अब आगे 9 महीने तक प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दूसरा ओव्यूलेशन नहीं होगा।
तो क्या कर रहा है आगे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं? ठीक, मेंटेन प्रेगनेंसी एंड किसको रोक रहा है बताओ तो? ओव्यूलेशन। रिप्रेस द नेक्स्ट ओव्यूलेशन। समझे कि नहीं? अगला ओवा निकलने से रोक रहा है, क्योंकि अगला ओवा निकलेगा तो फिर या तो मेस्टोर साइकिल हो जाएगा या तो अगला बच्चा भी बन सकता है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो काम, वो दिक्कत ना आए इसलिए उसको रोकते रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? यस। तो इस प्रकार से ये दोनों ग्लैंड प्लेसेंटा और कार्पस ल्यूटियम सीजनल ग्लैंड हैं, निश्चित सीजन में ही बनते हैं। प्लेसेंटा कब बनता है? जब इम्प्लांटेशन होती है किसी ब्लास्टोसिस्ट का मदर के गर्भाशय के मतलब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, जब धंसती है तब से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे के पैदा होते तक रहता है, मतलब पूरे प्रेगनेंसी के दौरान रहेगा ये। और जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा। बस कोरियन से ही तो प्लेसेंटा बनता है भाई, ये जो कोरियन बनाया ना बाहर में, जहां से HCGH निकल रहा है ना, वो कोरियन से ही तो प्लेसेंटा बनता है। समझे? ये कोरियन है। यस सर। कोरियन से क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है, इसको याद रखना। और उसी कोरियन से क्या निकल रहा है? HCGH। जो क्या कर रहा है बोलने पर, यहाँ जो अगला ओवरी था ना, इस ओवरी के अगले ओव्यूलेशन को क्या कर रहा है, यहां से जो ओवा बाहर निकलता है ना, ओवा, उस प्रोसेस को क्या कर रहा है, ये आके रुक रहा होता है, रुक रहा होता है। देखो तो अगला ओव्यूलेशन नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो इस प्रकार से हमने आज पूरे ग्लैंड्स का ओवरव्यू देखा कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है, कौन सा नेचर का हार्मोन निकालता है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक ग्लैंड करके पढ़ते जाएंगे। फाइनली समझ में आया तो यस करके भेजें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।